गांव की गरीब दर्जी बहू। हे भगवान, कितनी जोर से बारिश हो रही है। मुझे तो थान का कपड़ा लेकर आना था। कल तक मुझे ये ऑर्डर किसी भी हालत में देना था। अब मैं क्या करूं? चंचल बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसका पति जितना भी कमाता अपनी शराब में उड़ा देता। वहीं दूसरी तरफ उसकी सास उसके ऊपर बहुत अत्याचार करती थी। बेचारी चंचल अपने दोनों बच्चों को पालने के लिए दर्जी का काम किया करती थी और कभी कभी शादियों के ऑर्डर भी लिया करती थी। अगले दिन उसको एक शादी का ऑर्डर पूरा करके देना था, लेकिन बारिश की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। हे राम जी, थोड़ी सी तो मुझ पर मेहरबानी कर दो। कुछ देर के लिए इस बरसात को रोक दो। चंचल ऐसा कह ही रही थी कि अचानक से बारिश अपने आप धीरे होने लगती है, जिसके बाद चंचल अपनी छतरी लेकर एक दुकान पर जाती है और वहां से थान के कई सारे कपड़े खरीद लेती है। जिसके बाद वो अपने घर जाकर पूरी रात सिलाई करती रहती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, वो कपड़े ही सिल रही होती है कि तभी शादी के घर से उनका एक नौकर आता है। अरे बहन जी, अभी तक आपने कपड़े सिले या नहीं? सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। भाई साहब, ये लीजिए, मैंने सारे कपड़े अच्छे से सिल दिए हैं। अगर कोई कमी हो तो जरूर बताइएगा। अरे बहन जी, कैसी बात कर रही हो? पहली बात तो हमारे पूरे गांव में आप ही बढ़िया दर्जी हो। आपके काम में तो कोई कमी ही नहीं है। नौकर की इतनी तारीफ सुनकर चंचल बहुत खुश हो जाती है। नौकर तुरंत चंचल को सभी कपड़ों के पैसे पकड़ा देता है, जिसके बाद चंचल सारे कपड़े उसे दे देती है। नौकर सारे कपड़े लेकर शादी में पहुंच जाता है और सबको उनके कपड़े दे देता है। सभी अपने अपने कपड़े पहनकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि चंचल बहुत ही मन लगाकर सिलाई का काम करती है। ऐसे ही धीरे धीरे रोज सिलाई करके बेचारी चंचल अपने रोजमर्रा की जिंदगी बिता रही होती है। एक दिन अचानक से रात के समय उसका पति खूब सारी शराब पीकर उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ चंचल, कहाँ मर गई? जल्दी से यहाँ पर आ। हे भगवान, कितनी शराब पी ली है आपने। जरा अपनी हालत तो देखो, खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। इतनी शराब पीने की क्या जरूरत थी? तभी प्रकाश उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, अरे ओ कुल्टा, अरे तेरी इतनी औकात कि तू मुझे शराब पीने के लिए टोकेगी? जा, जाकर मेरे लिए खाना डाल, नहीं तो यहीं तेरी खाल में भूस भर दूंगा। चंचल बेचारी रोती हुई प्रकाश के लिए खाना डालकर लाती है। जिसके बाद प्रकाश एक तरफ खाना खा रहा होता है तो दूसरी तरफ उसकी माँ उसको देखकर उसे कुछ नहीं कहती है, बल्कि चंचल को ही रसोई में ले जाकर उससे कहने लगती है, कल मुही करम जली कहीं की। तेरी वजह से ही मेरा बेटा इतनी शराब पी कर आया है। लेकिन माँ जी, मैं भला उनको शराब पीने के लिए क्यों कहूँगी? पता नहीं क्यों प्रकाश जी हमेशा पी कर आ जाते हैं। अरे मर्द की डोर औरत के हाथ में होती है, और तूने तो पूरी डोर पता नहीं किसके भरोसे छोड़ रखी है। यही हालत रही तो मुझे तो अपने बेटे की शादी किसी और से करवानी पड़ जाएगी। माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हो? भला मेरे होते हुए आपको अपने बेटे की शादी किसी और से करवाने की क्या जरूरत है? मेरे बेटे का ख्याल रख, वरना तू जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है। बेचारी चंचल बहुत दुखी हो जाती है और चुपचाप अपने कमरे में बिना कुछ खाए सो जाती है। अगले दिन जैसी सुबह होती है, सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को स्कूल भेज देती है। जिसके बाद वो घर का काम करने लगती है। घर का काम करते समय उसके दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। जैसे वो दरवाजा खोलती है, दरवाजे के सामने उसकी दोस्त अनुराधा खड़ी होती है। अरे चंचल, कैसी हो तुम? काफी दिनों बाद देख रही हूँ तुम्हें। अरे अनुराधा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बताओ, अभी तक तुम कुंवारी हो, शादी नहीं कर रही हो क्या? अरे, सारी बातें तुम दरवाजे पर ही खड़ी करके पूछ लोगी क्या? अंदर नहीं बुलाओगी? चंचल अनुराधा को अंदर बुलाती है। जिसके बाद अनुराधा चंचल से कहती है, अरे शादी तो तब करती ना जब कोई मेरी टक्कर का लड़का मिलता, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मुझे मेरी पसंद का लड़का मिल गया है और अब मैं शादी भी करने वाली हूँ। ये देख, ये शादी का कार्ड है। 1 हफ्ते बाद मेरी शादी है। मैं चाहती हूँ मेरी शादी के सारे कपड़े तुम ही सिलो, क्योंकि तुम्हारी जैसी सिलाई यहाँ इस गांव में कोई नहीं करता। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सिलूंगी। और ये लो, ये बनारसी साड़ी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ।
मेरी शादी में तुम्हें यही पहननी है। तुम बहुत अच्छी हो अनुराधा, इस साड़ी के लिए शुक्रिया। कुछ देर मिलने के बाद अनुराधा अपने घर चली जाती है, जिसके बाद चंचल घर के काम खत्म करके अपनी दोस्त अनुराधा के कपड़े सिलती है। जिसके बाद अनुराधा चंचल को उसकी मेहनत के पैसे दे देती है। चंचल उन पैसों को बैंक में ले जाकर डाल देती है, लेकिन इस बात की भनक गायत्री तक पहुंच जाती है। जिसके बाद गायत्री अपने बेटे प्रकाश से कहती है, अरे बेटा, तेरी बहू तो बहुत ही सयानी है, हम लोगों से पैसा छुपाकर बैंक में जमा कर रही है। अरे हम क्या उसका पैसा खा जाएंगे जो इस तरीके से कर रही है। अपनी माँ की ये बात सुनकर प्रकाश आग बबूला हो जाता है और उससे कहता है, इस 2 कौड़ी की औरत की इतनी हिम्मत, इसे तो मैं आज सबक सिखा के ही रहूंगा। रात होते होते प्रकाश खूब सारी शराब पी लेता है और जैसे ही रात को चंचल खाना बनाकर प्रकाश को देने आती है, प्रकाश उसके हाथ से खाने की थाली गिरा देता है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद वो अपनी बेल्ट निकालता है और उसे मारना शुरू कर देता है। अजी, अजी आप मुझे क्यों मार रहे हो? भला मैंने क्या किया है? मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो। तेरी इतनी हिम्मत कि तू हम लोगों से पैसे छुपाकर बैंक में जमा करेगी? रुक, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। अगर कल के कल मुझे सारा पैसा तूने हाथ में लाकर नहीं दिया तो तेरा वो हाल करूंगा जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। प्रकाश अपनी बेल्ट से चंचल को बहुत देर तक मारता रहता है, जिसके बाद चंचल बेहोश हो जाती है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, चंचल को होश आ जाता है और वो अपने आप को शीशे में देखकर रोने लगती है कि तभी उसके दोनों बच्चे उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, माँ, आप क्यों पिताजी के इतने अत्याचार सह रही हो? चलो यहाँ से कहीं दूर चलो, जहाँ पिताजी और दादी माँ ना हो। हाँ माँ, हमें कहीं दूर ले चलो माँ, अब यहाँ हमें रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अपने दोनों बच्चों की बातें सुनकर बेचारी रोने लगती है और उन्हें सीने से लगाकर घर छोड़कर चली जाती है। जिसके बाद वो सबसे पहले बैंक से अपने कुछ पैसे निकालकर एक किराए पर घर लेती है और एक सिलाई की मशीन, जिसके बाद वो दर्जी का काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे देखते ही देखते उसका दर्जी का काम अच्छा खासा चलने लगता है, जिसके बलबूते वो अपने दोनों बच्चों को अच्छी परवरिश देने लगती है। एक दिन चंचल मंदिर में भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाती है। हे ऊपर वाले, तूने आखिरकार मेरे ऊपर अपनी कृपा बरसा ही दी। कई रात अंधेरे की देखने के बाद आज तूने मुझे उजाला दिखा ही दिया। तेरा बहुत उपकार हो भगवान, तेरा बहुत उपकार हो। जैसे ही पूजा खत्म करके चंचल मंदिर की सीढ़ियों से उतर रही होती है, उसे उन सीढ़ियों पर उसका पति प्रकाश और उसकी सास गायत्री भीख मांगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही वो दोनों चंचल को देखते हैं, वो दोनों चंचल से कहते हैं, अरे बहू, तू कहाँ चली गई थी हम लोगों को छोड़कर? देख, तेरे जाने के बाद हमारा क्या हाल हो गया। अरे हमें माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। चंचल, मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए, लेकिन तुमने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आज मुझे अपनी गलती का पछतावा हो रहा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, वापस घर आ जाओ। उन दोनों की हालत देखकर चंचल उनसे कहती है, जो इंसान तब मेरे नहीं हुए जब मुझे उनकी जरूरत थी, तो अब मेरे क्या होंगे? तुम दोनों केवल मतलबी हो, तुम्हें तुम्हारी गलती का कोई पछतावा नहीं है। आज तुम्हें मेरी जरूरत है, इसलिए तुम मुझे पूछ रहे हो, वरना मैं कहाँ मर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, तुम दोनों ने कोई खबर भी नहीं ली अब तक। अब मैं अपनी जिंदगी में अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश हूँ, इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। इतना कहकर चंचल वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगती है। और वहीं दूसरी तरफ प्रकाश और गायत्री को अपनी गलती की सजा मिल जाती है। मटन बेचने वाली सास बहू निकली चोर। लाजवंती और स्वरूपा नाम की बेहद ही लालची किस्म की सास बहू मटन बेचने का व्यापार करती थी। बहू, जल्दी जल्दी हाथ चला, ग्राहकों के आने का समय हो गया है। स्वरूपा हाथों में धारदार औजार लिए मटन के छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। तभी मंगलू मटन की दुकान पर आता है। अरे लाजवंती काकी, जल्दी से 2 किलो मटन तौल देना। जरा अपनी जेब तो टटोल, 2 किलो मटन की कीमत जानता भी है। और दिन तो तुम पाव भर मटन खरीदती थी, आज घर में कोई दावत है क्या? अरे आज मेरी मुनिया का जन्मदिन का अवसर है और उसको मटन बिरयानी खाना बहुत पसंद है। चालाक लाजवंती अपनी बहू को इशारा करके कहती है, बहुरिया, मैं इसको बातों में उलझाती हूँ,
उतने में तो हाथ साफ कर दे। पलक झपकते ही सुरूपा तराजू के नीचे चुंबक लगाकर कम वजन के साथ मटन तौलकर मंगलू को थमा देती है। ये लो मंगलू, तुम्हारा 2 किलो मटन। मंगलू मटन की थैली लेकर चल पड़ता है। तभी लालची सास बहू जोरदार ठहाके मारकर कहती है, अरे बहू, ये तो एकदम मूर्ख चंद निकला। क्या सही चूना लगाया हम दोनों ने मिलकर इसे। इसे तो भनक भी नहीं होगी सासू माँ कि मटन 2 किलो नहीं बल्कि मात्र 1.5 किलो है। आखिर ये हेरा फेरी करके ही तो हम और ज्यादा मुनाफा कमा पाते हैं। मंगलू जैसे ही आधे रास्ते पहुंचता है उसे मटन का भार कम जान पड़ता है। फिर वो वापस मटन की दुकान पर आकर कहता है, अरे लाजवंती काकी, ये 2 किलो मटन तो लग नहीं रहा है। कहीं आपने भूल चूक से मटन कम तो नहीं तोल दिया? बिल्कुल भी नहीं, हमारा तराजू एकदम पक्का तोल का है, न 1 ग्राम कम न ज्यादा। हे बचवा, मटन की कटाई छटाई में कुछ हिस्सा कूड़े में ढेर में जाता है, और कोई बात नहीं, तेरे खातर 1 कलेजा ज्यादा सही, ले जा। अब खुश है तू? चालाक लाजवंती चोरी पकड़ी जाने के डर से मंगलू को कलेजी के टुकड़े का लालच देकर बात संभाल लेती है। सासू माँ, इतनी ईमानदारी दिखाने को किसने कहा था आपको? अरे मंद बुद्धि, अगर बकरे के 1 कलेजे से हमारा भेद खुलने से बच गया तो इससे बड़ा मुनाफा कुछ नहीं। अगर हमारी चोरी पकड़ी गई ना तो मटन बेचने का धंधा एकदम चौपट हो जाएगा। दोनों सास बहू देर शाम तक जोर शोर से आवाज लगाती हुई मटन की बिक्री करती हैं। मटन ले लो, मटन ताजा ताजा, लाल लाल गोश्त से भरा, एकदम सस्ता ताजा मटन ले लो। आज की खातिर मटन की इतनी बिक्री बहुत है। घर चलकर बचे हुए ये मटन बनाकर दोनों सास बहू मिल बांटकर चाव से खाएंगे। दोनों सास बहू बचा खुचा मटन का ठेला लिए घर आ जाती हैं और खाना पकाकर खाती हैं। अरे बहू, आज के मटन का मांस तो बड़ा ही नाजुक और मजेदार है। आखिर माँ जी, हम अपने पेट के लिए तो मटन की हेरा फेरी करते हैं ताकि सब्जी का दाम बच सके। ये तो वही मिसाल हो गई, आम के आम गुठलियों के दाम। वैसे बेईमानी हम एकदम खरी करते हैं। अगली सुबह सास बहू मुर्गे की बांग के साथ तड़के सवेरे उठकर ठेला लिए कसाई के यहाँ पहुँच जाती हैं। अरे ओ जमाल, जल्दी से आधा दर्जन बकरे खूंटे से खोल कर ले आओ। क्या बात है लाजवंती, आज सास बहू की टोली बड़ी सवेरे दस्तक देने आ गई। खाली फोकट में बातों में ना उलझा, दुकान जाने का समय हो गया है। हाँ, फिर इन बकरों को हलाल भी तो करना होगा। दोनों सास बहू बकरों से भरा ठेला लिए अड्डे पर आकर मटन तैयार करने लगती हैं। बहू, वो देख, गांव की झुमरी झूमती हुई चली आ रही है। सासू माँ, इसे तो आज तगड़ा वाला चूना लगाना बनता है। अरे ओ लाजवंती भौजाई, जल्दी से हमका 5 किलो मटन तोल दो। और हाँ, एकदम ताजा लाल और चुनिंदा पीस डालना जो हड्डी से भरे हो, और कलीजा डालना तो मत भूलना, काहे कि वो हमरे सजनवा को मटन माँ सबसे ज्यादा भावत है। सासू माँ, कितना काटो? 1.5 किलो वजन मार दे, इस बिन पैंदी के लोटे को कुछ नहीं पता चलेगा। अरे आप दोनों सास पतोहू का खुसर फुसर करत हो। दोनों एक पतला दुबला बकरा काट कर उसका मटन तैयार कर देती हैं। सासू माँ, ये कल का बासी मटन बचा हुआ है, सवेरे से मेरे ध्यान पर से ही उतर गया था। अब इसका क्या करें? इस बासी मटन को इस ताजे मटन के बीच में फेंक डाल, वरना रात तक ये मटन एकदम सड़ जाएगा। खामखा भारी नुकसान होगा। चालाक सास बहू न सिर्फ कम मटन तोलती हैं बल्कि नुकसान से बचने के लिए खराब मटन भी तोलकर झुमरी को थमा देती हैं। देखा बहू, तेरी सास का दिमाग कितना तेज निकला। कूड़े खत्ते में जाने वाला मटन को बेचकर भी नोट बटोर डाले। मक्कार बेईमान सास बहू हर दिन कम नाप तोल करके मटन खरीदने वाले लोगों के साथ हेरा फेरी करके उन्हें बेवकूफ बनाती थी। एक रोज सरपंच के यहाँ काम करने वाला भीमा आकर कहता है, अरे सरपंच जी के घर कल उनकी बेटी की शादी का बड़ा जश्न है, इसलिए उन्होंने तड़के सवेरे 50 किलो मटन मंगाया है। दोनों लालची सास बहू बड़ा ऑर्डर सुनकर खुशी से उछल पड़ती हैं। सासू माँ, कल तो अपनी लॉटरी लग जाएगी, लंबा हाथ मारने को जो मिला है। बहू, कल तो आधा आधा मटन की चोरी बनती ही है। लेकिन अगर हमारा भेद खुल गया तो? सवाल ही पैदा नहीं होता,
क्योंकि मटन बनाने की जिम्मेदारी रसोइये महाराज की है, तो मटन की हेरा फेरी का दोष भी उसी के सर पड़ेगा। दोनों सास बहू सवेरे उठकर जमाल कसाई से 2 दर्जन हट्टे कट्टे चर्बीले बकरे खरीद कर उनका मटन तैयार करके महाराज के हाथों में सौंप आती हैं। महाराज मटन तैयार करते हैं, लेकिन शादी में मटन कम पड़ने पर छत्रपति उसकी खिल्ली उड़ाकर कहता है, राम राम, कितनी शर्मिंदगी की बात है, शादी में आए आधे बारातियों को भूखा ही लौटना पड़ेगा। सरपंच के घर मटन की खपत जो कम पड़ गई। अरे सरपंच काका, इतना धन बचाकर कहाँ ले जाओगे? जो गांव देहात को भरपेट मटन तो क्या, बल्कि एक मांस का टुकड़ा भी नसीब न हुआ। शादी में आए तमाम लोग सरपंच की तफरी उड़ाकर चलते बनते हैं। अगले सवेरे सरपंच के गुस्से का गुबार भीमा पर फूटता है। क्यों रे भीमा, तुझे पैसे ही चाहिए तो मुझसे काहे नहीं मांगा? ये मटन में हेरा फेरी करके तूने मेरी नाक नीची कर डाली। अरे हुजूर, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे मैंने आपका नमक खाया है, मैं भला आपसे गद्दारी क्यों करूंगा? क्या? अगर ये सब तूने नहीं किया तो किसने किया होगा? इसका पता लगाना होगा। हो सकता है ये सब उस नमक हराम रसोइये का काम हो। सामने लाओ उस नमक हराम को। डरा सहमा रसोइया सरपंच के सामने पेश होता है। नाम महाराज और काम चोर चकारों वाले। 50 किलो मटन 25 बारातियों में कैसे कम पड़ गया? महाराज सच बोल, किसके हाथ बेचा तूने मटन का टुकड़ा? सरकार, मैं गरीब हूँ, बेईमान नहीं, लेकिन मैं अपने तजुर्बे से कह सकता हूँ कि वो 50 किलो मटन नहीं था। अरे 50 किलो मटन में तो सैकड़ों बाराती पेट भरकर एकदम टन हो जाते हैं। महाराज की बात सुनकर सरपंच का शक मीट बेचने वाली सास बहू पर जाता है और सरपंच कहता है, इसका मतलब ये चालाक लोमड़ी सास बहू ने गद्दारी की। लेकर आओ इन्हें। मटन चोर सास बहू सरपंच के आगे हाजिर होती है। क्यों शेर की खाल पहने भेड़िया, मटन चोरी करके कितना नोट बटोर लिया तुमने? सरपंच जी, आप हमें शक के दायरे में लाकर गलत कर रहे हैं। सरकार, सालों से हम सास बहू मटन बेचने का व्यापार खरी ईमानदारी से कर रही हैं। हम चोरी क्यों करेंगी? अरे बंद करो ये मगरमच्छ के आंसू। सच सच बताओ, कब से ग्राहकों को लूट रही हो? वरना मैं तुम्हारा ये मटन बेचने का धंधा हमेशा की खातिर बंद करके तुम्हें गांव से निष्कासित कर दूंगा। सरपंच की धमकी सुनकर मटन चोर सास बहू अपना सारा सच बताने के लिए तैयार हो जाती है और स्वरूपा कहती है, नहीं सरपंच जी, ठहरिए, हमने ही पूरे पैसे लेकर आपको आधा मटन दिया था, हम लालच में आ गई थी। सरकार, हमको माफ कर दीजिए, आगे से हम ये हेरा फेरी फिर कभी नहीं करेंगे। इस बार तो मैं तुम्हें औरत जात समझकर छोड़ रहा हूँ, लेकिन अब अगर ये लूट मार दोहराई तो धोखाधड़ी में सीधे पुलिस के हवाले करूंगा। कहते हैं ना, ज्यादा लालच बुरी बला है। मटन बेचने वाली सास बहू के बढ़ते लालच के चलते न सिर्फ सभी के सामने उसकी इज्जत उछलती है, बल्कि लोगों का भरोसा भी उन पर से हट जाता है, जिसके लिए अंत में लालची सास बहू को अपने किए पर काफी पछतावा होता है। कंजूस बेटे का गरीब माँ बाप पर अत्याचार। जगलाल और वसुधा का इकलौता बेटा था रवि, जिसे उस दंपत्ति ने बड़े ही नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। क्या बात है भाग्यवान, हाँ, आज तुम्हारा चेहरा इतना चहक क्यों रहा है? पूरे 5 बरस बाद आज मेरा बेटा विदेश से लौट कर जो आ रहा है। उसी पल एक लंबी चौड़ी गाड़ी उनके घर की चौखट पर आकर रुकती है। लगता है रवि आ गया। दीनू भैया, जल्दी से आरती की थाल लेकर बाहर आइए। जी भाजाई, अब ही लावत है। एक लंबे अरसे बाद रवि को देखकर वसुधा की आंखों से खुशी के झरने फूट पड़ते हैं और जगलाल कहता है, अरे रे भगवान, तब से एक टक निहारे जा रही हो, बस भी करो। मुद्दतों बाद देख रही हूँ अपने लाल की सूरत, इसकी छवि मेरी आंखों में समा रही है। उम्र भर भी निहारती रही तो भी मेरी आंखें नहीं दुखेंगी। आपकी आंखें भले ना दुखें, मेरे पाँव तो दुख रहे हैं। अगर ये फैमिली ड्रामा खत्म हो गया हो तो अंदर चलें। रवि की रूखी बोली जगलाल के मन में कई बड़े सवाल खड़े कर देती है। कौन सी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं? याद है ना, कल हमारे रवि का 25वां जन्मदिन है। हमने तय किया था कि उपहार में हम रवि को ये सारा घर-बार, जमीन जायदाद सौंप देंगे। रवि का बदला आचरण देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे ये वो रवि रहा ही नहीं जिसको हमने 5 बरस पहले यहाँ से विदेश पढ़ने को भेजा था। दरवाजे पर खड़ा रवि उनकी बातें सुनकर खुद से कहता है, कहीं माँ बाबूजी के सामने मेरा भांडा तो नहीं फूट गया?
कि मैं विदेश पढ़ने नहीं बल्कि मौज मस्ती करने गया था। अगली शाम जन्मदिन के अवसर पर सभी लोग उनकी खुशियों में शरीक होने आते हैं, जहां रवि के माँ पापा कहते हैं, रवि, ये ले तेरे माँ बाबूजी की ओर से जन्मदिन का तोहफा। बेटा, आज से हमारी सारी जमीन जायदाद, रुपया पैसा, फंड सब कुछ हमने तेरे नाम कर दिया। वसुधा और जगलाल को रवि के हाथों सब कुछ सौंप अभी एक रात ही गुजरी थी, जिसके साथ रवि के तेवर एकदम बदल जाते हैं। अगले दिन, अरे भौजाई, भाजी तरकारी नहीं है, पैसे दे देते तो जाकर बाजार से मोल ले आते। दीनू भैया, आज से इस घर का नया मालिक हमारा बेटा रवि है। उसी पल रवि अमीरी का रुतबा झाड़ते हुए सोफे पर पैर पसारे बैठ जाता है। अरे रवि बेटा, भाजी तरकारी का दाम दे दो। पहली दफा में रवि दीनू की बात को नजरअंदाज कर देता है, मगर दूसरी दफा बात को दोहराता देख रवि गुस्से से उसे झड़पते हुए कहता है, 2 कौड़ी के नौकर पिछले 5 मिनट से मेरे सिर पर चढ़े बैठा है। मैंने क्या तुम सभी का बीड़ा उठा रखा है जो नोट खर्च करूं? हाँ? बेटे का कट्टर रुझान देखकर जगलाल और वसुधा की आस टूटकर चूर होती दिखाई पड़ रही थी। रवि बेटा, ये क्या लहजा है बड़ों से बात करने का? उन्होंने सिर्फ पैसे ही तो मांगे थे। अरे पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं जो मैं बेफजूल खर्च करूं? क्यों रवि, ये पैसे तुझे पेट से बढ़कर हैं? अरे तेरे जीवन में हमारा कोई मोल नहीं। दुनिया में सिर्फ 3 चीजों का मोल है, पैसा, पावर, पोजीशन। तुम गरीब अब मेरे किसी काम के नहीं। कंजूस बेटा अपने गरीब माँ बाप के आगे अमीरी का रौब झाड़कर घूमने चल देता है, जिसे देख वसुधा स्तब्ध रह जाती है। बिना अपने बारे में सोचे जिस बेटे पर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, आज उसकी बोली से इतने बेबस बेसहाय महसूस हो रहा है। ये कलयुग का दौर है वसुधा, ये कोई श्रवण कुमार नहीं जो गरीब बूढ़े माँ बाप का भार उठाना चाहता है। जहाँ एक और रवि माँ बाप के पैसे को मौज मस्ती में उड़ा रहा था, वहीं दूसरी तरफ गरीब माँ बाप रोटी को तरस रहे थे। कुछ घंटों बाद, अजी आधी रात हो गई है मगर अभी तक रवि घर नहीं लौटा है। वसुधा, अभी भी तुम्हें भूख से ज्यादा उस कंजूस बेटे की पड़ी है जो हमारे ही दिए पैसे में से एक वक्त की सब्जी का दाम नहीं दे सका। पूत कपूत भले हो जाए मगर माता कुमाता नहीं होती। अचानक नशे में धुत रवि घर लौट कर आता है। रवि, तूने शराब पी है? ये सुनकर कंजूस बेटा कसाई का रूप धरकर वसुधा को दूर झटकते हुए उस पे चीख पड़ता है, तेरी ये औकात घर के मालिक से सवाल पूछती है? वसुधा के सर से खून का बहाव देख जगलाल घबराते हुए कहता है, अरे किसने कहा था तुम्हें उस पियक्कड़ के मुंह लगने को? रुपये और रुतबे में रिश्ते नाते भूल बैठा है वो। अगली सुबह, बेटा जल्दी से मुझे 1000 रुपए दे दे। कल रात नशे में तेरे हाथों तेरी माँ के सिर पर गहरी चोट आई है। अगर सही तौर से इलाज नहीं हुआ तो चोट गहरी जख्म बन जाएगी बेटा। बढ़ा दिया खर्चा? अरे किसने कहा था तुम्हारी धर्मपत्नी को मुझे भाषण देने को? हाँ, मेरे पल्ले एक फूटी कौड़ी नहीं। आजकल गरीबों के लिए सैकड़ों खैराती अस्पताल हैं, वहां जाकर इलाज करवाओ। गुजरते वक्त के साथ रवि की कंजूसियां और ज्यादा बढ़ रही थी। एक दिन, ऐ सुनो बड़ऊ, मैं कोई टाटा बिरला नहीं। हाँ, मेरे पास इतने पैसे बचे हैं कि मैं इस घर में नौकर रखकर पगार दूं। आज से इस घर का कामकाज मेरे पूजनीय माँ बाप निपटाएंगे। रवि अपनी कंजूसी के चलते दीनों को घर से निकाल बाहर कर देता है। मेरे पूजनीय पिताजी, जल्दी से यहाँ आओ। क्या बात है बेटा, तूने मुझे पुकारा? जरा जल्दी से मेरे जूते पॉलिश कर दो। गरीब बाप चुप्पी साध कर जमीन पर बैठकर बेटे के जूते पॉलिश करने लगता है। तभी वहाँ वसुधा आकर कहती है, अरे ये क्या, जिस पिता के पाँव छूने चाहिए तुझे, उनसे तू जूते पॉलिश करा रहा है? मैंने तुम्हें मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए घर में नहीं रखा है। मोची के यहाँ जूता पॉलिश की कीमत 50 रुपए हो गई है। फोकट के पैसे बहने से क्या फायदा जब घर में ही मोची और मजदूर दोनों मुफ्त में मिल जाए। हाँ, ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन की बात है, रवि के 2 दोस्त घर आकर कहते हैं, अरे रवि, ये फटेहाल गरीब कौन है? अरे कुछ ऐसा समझ ले, ये दोनों यहाँ बंधुआ मजदूरी करते हैं। चल यार, नौकर हैं दोनों। बेटे के मुंह से ये सुनकर उस बाप का सर जैसे जमीन में गड़ने को हो रहा था। रवि अपने दोस्तों के साथ पार्टी में मशरूफ था, वहीं गरीब माँ बाप एक कोने में पड़े सिसक रहे थे। कितनी आस लगाई थी हमने इस पर, मगर आज हम माँ बाप बेटे पर बोझ बन गए हैं।
अब शायद हमारा दाना पानी इस घर से उठ चुका है। जैसे ही दोनों घर से जाने लगते हैं, अचानक रवि जमीन पर गिरता है, जिसे देख उसके दोस्त अपना पल्ला छुड़ाकर भाग जाते हैं। वसुधा रोते हुए कहती है, रवि, हे भगवान, मेरे लाल को क्या हो गया? रवि, उठ जा बेटा। दोनों फौरन उसे अस्पताल ले जाते हैं, जहां जांच पड़ताल करके डॉक्टर कहता है, अत्यधिक शराब के सेवन की वजह से आपके बेटे की दोनों किडनी जवाब दे चुकी हैं। फौरन ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के बाद ओबी नेगेटिव ब्लड भी चाहिए। मेरा खून ओबी नेगेटिव है। मेरे खून का एक एक कतरा ले लीजिए, मगर मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। थोड़ी ही देर में ऑपरेशन शुरू होता है और तकरीबन 24 घंटों बाद रवि होश में आता है। डॉक्टर, मुझे क्या हुआ था? शराब आपकी किडनी की खातिर तेजाब बन चुकी थी भाई साहब, समझे? जब आप यहाँ आए थे तो आपकी कहानी लगभग खत्म हो चुकी थी, मगर आपके पिता ने अपनी किडनी और आपकी माँ ने अपना खून देकर आपकी जान को बचाया है। आप बहुत धनी हैं जो आपके पास ऐसे माता पिता हैं। यह सुन रवि आंसू बहाते हुए बिस्तर से उठकर अपने पिता के पास और माता के पास जाता है और वहां आकर कहता है, माँ, बाबूजी, मेरे अपराधों की कोई माफी नहीं। मैंने दोनों पर कहर ढाने में कोई असर नहीं छोड़ी, मगर आप दोनों के दिए इस नए जीवन से मैं किसी भूल को नहीं दोहराऊंगा। इस तरह रवि का पैसे का घमंड माँ बाप के त्याग और प्यार के आगे फीका पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपनी भूल को सुधार कर बेटे होने का फर्ज बखूबी अदा करता है। काली बहू वर्सेस गोरी सौतन। ओसारे में बैठा बिरजू खुद से बातें कर रहा था। बिरजू, तू किसी काम का नहीं। पैसे की तंगी के चलते न तू 5 साल पहले अपनी पत्नी को बचा सका, न ही अपनी बेटी सलोनी का ब्याह रचा पा रहा है। बापू, यहाँ अकेले में बैठे हुए क्या बुदबुदा रहे हैं आप? अरे, अपनी बाप की बेबसी से तू बखूबी वाकिफ है बेटी। तेरी उम्र की सभी लड़कियों का ब्याह हो गया, जाने कितनी तो बाल बच्चेदार हो चुकी हैं। तेरी बदकिस्मती है बेटी जो तू गरीब के घर जन्मी है। पिताजी, आप खुद को क्यों कोसते हैं? सारा दोष तो मेरे काले भद्दे रंग रूप का है, जिसके चलते कोई भी मुझको अपनी बहू नहीं बनाना चाहता है। बिलासपुर गांव में रहने वाला बिरजू पेशे से एक लकड़हारा था, जो सलोनी के संग रहता था। सलोनी का पक्का रंग हमेशा उसकी ब्याह में सैकड़ों बाधाओं को बढ़ाता था। एक रोज लीला और रमेश उनके घर आते हैं। बिरजू अपनी हैसियत से बढ़कर उनका स्वागत सत्कार करता है। आइए विराजिए बहन जी, कोई यहाँ तक आने में कोई तकल्लुफ तो नहीं हुई? अरे रे रे रे, पूछिए मत। एक तो आपके गांव की कच्ची सड़कें, हमारी कार का तो सत्यानाश हो गया। अरे हाल ही में पूरे 15 लाख की ली है। सलोनी आगे आकर सभी को चाय नाश्ता परोसती है और बिरजू कहता है, बताइए बहन जी, क्या सोचा आपने? रिश्ता मंजूर है, मगर बदले में 10 लाख दहेज, 4 चक्के की गाड़ी और घर का साज सामान तो आज के दौर में सब देते ही हैं। बस यही मांग है हमारी। अरे, मगर दहेज का इतना दाम मैं गरीब बाप कहाँ से बंदोबस्त करूँगा? देखो भाई साहब, आपकी बेटी और मेरे बेटे का कोई मेल नहीं है। फिर अगर मैं इस काली लड़की को अपनी बहू बनाऊंगी तो बदले में कुछ तो चाहूंगी, और फिर मेरा बेटा ठहरा इकलौता। बहू बनने के बाद सब कुछ आपकी बेटी का ही तो होगा। ठीक है बहन जी, मुझे शर्त मंजूर है। सलोनी के ब्याह के लिए बिरजू अपना बसेरा बेचकर कई लोगों से कर्ज लेकर बेटी के ब्याह का दाम दहेज जोड़ लेता है, मगर उस बाप के कंधे कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं और यहाँ से शुरू होता है सलोनी के जीवन का नया सफर। ससुराल की चौखट पर लीला बेमन से उसका स्वागत करती है। बहू अपने काले कदमों से कलश को गिराकर भीतर आ जा। दुल्हन के जोड़े में सजी सलोनी सुहाग की सेज पर बैठी रमेश के आने की राह ताक रही थी। तभी रमेश भीतर कहता है, अरे ओ काली कलूटी, मेरे बिस्तर पर बैठने की तेरी मजाल कैसे हुई? अजी, ये क्या कह रहे हैं आप? अग्नि के साथ फेरे लेकर हम दोनों पति पत्नी के बंधन में बंधे हैं। बंद कर अपनी ये बकैती, अमावस की काली रात कहीं की। एक बात गौर से सुन ले, ये शादी सिर्फ मेरे लिए बोझ है। तो जैसी कुरूपा को कभी भी मेरी पत्नी का दर्जा प्राप्त नहीं होगा, समझी? रमेश सलोनी पर अपनी भड़ास निकालकर पांव पटकते हुए कमरे से बाहर चल देता है। सलोनी रोती बिलखती हुई कहती है, कभी सोचा ना था कि मेरा ये काला रंग मेरी शादीशुदा जिंदगी के शुरुआत के खातिर श्राप बन जाएगा। अगली सुबह रमेश सलोनी को सुनाकर कहता है, माँ, मैं शहर जा रहा हूँ, मेरे काम का तबादला हो गया है, मैं 6 महीने बाद लौटूंगा। ये कहकर रमेश शहर चला जाता है, जहाँ कंपनी में उसकी मुलाकात काया से होती है, जो उसके गोरे सुंदर रंग को देखकर रमेश उसके रूप का बखान करता है। गोरा दूधिया चेहरा,
पतली कमर, तिरछी नजर, नागिन सी चाल। कौन है ये भला? नाम पूछने के लिए बात तो बढ़ानी पड़ेगी। रमेश आकर कहता है, हेलो मोहतरमा, मेरा नाम रमेश है। आज से तुम्हारी ज्वाइनिंग है, राइट रमेश? जी हाँ, आपने सही पहचाना। पहले ही दिन दोनों दोस्त बन जाते हैं और फिर दोस्ताना दिल्लगी में बदल जाती है। उनका प्यार इस कदर परवान चढ़ता है कि रमेश महीने भर के भीतर ही काया से शादी करके घर लौट आता है। रमेश के साथ काया को देखकर सलोनी स्तब्ध रह जाती है। लौट आया मेरे लाल। रमेश बेटा, कौन है ये अप्सरा? माँ, मेरी पत्नी और आपकी बहू काया है ये। ये सुनकर सलोनी का मन टूट जाता है और उसकी आंखों से आंसू की बौछार बरसने लगती है। अरे ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? आपकी पत्नी मैं हूँ। समाज के सामने आपने मेरे संग 7 फेरे लिए हैं। गुस्से में तिलमिलाकर रमेश उसे दूर फेंकते हुए कहता है, अपनी काली परछाई मुझसे और मेरी काया से दूर रखना। माँ जी, आप चुप क्यों खड़ी हैं? अरे अब इसमें मैं क्या बोलूं? अरे पति को रिझाना पत्नियों को भली भांति पता होता है। अब अगर तूने मेरे बेटे को खुश रखा होता तो क्यों लाता वो काया बहू को? माँ जी, आप भी बेटे के पक्षधारी में बोल रही हैं। धिक्कार है आप जैसी सास पर। सलोनी के स्वर सुनकर लीला उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगती है, जिसके बाद तीनों मिलकर उस पर ताड़ने बरसते हैं। जा जाकर मर किसी गुमनाम गली में। अब यहाँ तेरी कोई जरूरत नहीं है। जैसी चांद सी बीवी की चाहत मुझे थी, वो कमी काया ने पूरी कर दी। सलोनी के काले सूरत के चलते उसके जीवन में घोर अंधेरा छा जाता है। वह अपने पिता के पास आती है, जहाँ उसे सारा वृतांत पता चलता है। मेरे ब्याह के लिए पिताजी ने सब कुछ दांव पर लगा दिया। सलोनी, अब साबित कर दे कि तू अबला नहीं। सलोनी गांव में ही रहकर कुछ लोगों की मदद से वह अपनी 12वीं के बाद की पढ़ाई शुरू करती है। वह दिन भर साज श्रृंगार का सामान बेचती और जब सारा गांव शहर नींद के आगोश में होता, वह देर रात जागकर पढ़ाई करती। उसकी ये मेहनत रंग ले आई, जिससे आज वह जज के रूप में उभर कर आती है। भगवान, तूने मेरा सपना साकार कर दिया। बतौर जज बनकर आज पहली सुनवाई सुनने जा रही मुझे पर रख देना कि जज के तख्त पर बैठकर मेरे हाथों वही न्याय हो जो सही एवं सटीक हो। सलोनी काला पोश का पहरावा पहने आकर अदालत के ऊंचे तख्त पर बैठ जाती है। तभी रमेश और काया अदालत में दस्तक देते हैं। सलोनी को जज की वेशभूषा में देख तीनों के चेहरे पीले पड़ जाते हैं। अरे माँ, ये तो सलोनी है। आखिर ये लोग यहाँ क्या करने आए हैं? तो क्या जिस दंपति का आज तलाक होना निश्चित हुआ है, वो मेरी ये गोरी सौतन है? सलोनी, ये वक्त कमजोर पड़ने का नहीं। तू ना ही किसी की बहू और ना ही ये तेरी सौतन। तू सिर्फ यहाँ की न्यायाधीश है। कार्यवाही शुरू की जाए। जज साहिबा, हम दोनों एक साथ नहीं रहना चाहते। मेरी मति मारी गई थी जो मैंने इससे शादी रचाई। रमेश, भूलना मत, तुम ही काया के कायल हुए थे और शादी की पहल भी तुमने ही की थी। अरे जो शख्स अपनी पहली पत्नी का ना हुआ, वो मेरा क्या होगा? ऑर्डर ऑर्डर, ये अदालत है, आपका घर नहीं। शांति बनाए रखें। एक रिश्ते की बुनियाद सच पर टिकी होती है, मगर आप दोनों ने साथ मिलकर किसी से विश्वासघात किया। मिस्टर रमेश माथुर, पहली पत्नी के रहते आपने दूसरी शादी की, जो कि कानूनन जुर्म है। इसलिए शादी ही बेबुनियाद है तो तलाक कैसे हो सकता है? जज साहिबा, क्या सबूत है आपके पास? आप मेरे बेटे पर यूं बेबुनियाद आरोप नहीं लगा सकती। मिसेस लीला माथुर, सबूत आपके सामने बैठी है। तुम तीनों ने मिलकर मेरे साथ जो किया, मैं चाहूं तो अपने ओहदे का इस्तेमाल करके इसी पल छिन आप तीनों के हाथों में हथकड़ी और पांव में बेड़ियां पड़वा सकती हूँ, मगर मेरे पिता की परवरिश मुझे ये करने की इजाजत नहीं देती। कोर्ट अपना फरमान सुना चुकी है, ये तलाक रद्द किया जाता है। अंत में जाते हुए सलोनी रमेश से कहती है, अब सारी उम्र ये ब्याह तुम दोनों के खातिर बंधक बना रहेगा। मिस्टर रमेश, एक औरत सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, मगर अपने जीते जी सौतन को नहीं सह सकती। सिर्फ इंसान की सूरत ही सब कुछ नहीं, उसकी सीरत भी मायने रखती है। भले मेरी सौतन गोरी और मैं काली हूं, मगर मेरी काया हिम जितनी श्वेत है, ना कि तुम तीनों जैसी कपटी। सलोनी की सच बोली सारी उम्र रमेश को कुरेदने का काम करती है। सच है साथियों, एक समय के बाद रूप का आकर्षण तो समाप्त हो जाता है, मगर व्यक्तिगत छवि अपने पीछे गहरी छाप छोड़ जाती है। जादुई सोना शहर। जैसे ही बबीता अपनी 5 साल की बेटी कनक के साथ बुलंदशहर स्टैंड पर उतरती है, तो कनक कहती है, लगता है माँ ये सोना शहर है। जरा देखो तो, हर एक इंसान सर से लेकर पांव तक सोने में लदा हुआ है
और यहाँ हमारे पास खाना खाने को एक पैसा तक नहीं। इस शहर की तरह ही इन सभी रईसों का भाग्य बड़ा ही बुलंद है, तभी तो इन सभी के तन सोने से सजे हुए हैं। दोनों माँ बेटी अपनी पोटली पकड़े हुए वहाँ से चलने लगती हैं। चलते हुए दोनों मीलों की दूरी पार करके एक रिहायशी इलाके में दस्तक देती हैं। तभी बबीता जैसे ही डोरबेल बजाती है, गहनों में सजी धजी रईस शनाया दरवाजा खोलती है। कहो क्या काम है? मेम साहब, काम की तलाश में शहर आई हूँ, कोई काम काज हो तो कहिए। काम तो इतना है कि तुम कर नहीं पाओगी, पहले पूरा घर अच्छे से देख लो, परख लो, उसके बाद बताना। दोनों घर के भीतर घुसकर चारों ओर निगाह दौड़ाने लगते हैं, जहाँ संपूर्ण विलासिता की वस्तुएं शुमार थी। मेम साहब, मैं सारा काम निपटा लूंगी, बदले में पूरे काम का ज्यादा नहीं 5,000 पगार लूंगी। अरे पागल हो गई हो? 5,000 पगार, वो भी पहले महीने में? ना बाबा ना, मैं सिर्फ 1,500 रुपए दूंगी। मेम साहब, आप तो इतनी अमीर हैं, सर से पांव तक सोने से लदी हुई हैं। अब 5,000 की पगार से आपके घर में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मगर मुझ गरीब माँ और मेरी बेटी का पेट भर जाएगा। अब तो माँ बेटी का पेट पहाड़ है तो मैं भला क्या करूं? पगार में मैं 1,500 से एक पाई ज्यादा नहीं दूंगी। मेम साहब, इस महंगे शहर में रहने के लिए एक झुग्गी झोपड़ी भी 2,000 से नीचे की नहीं होती। अगर 100 रुपए में भी हम अपना पेट भरेगा तो 5,000 चाहिए। अरे रे, ठीक है, उसका भी बंदोबस्त करवा देती हूँ। ये बगल वाली सुनहरी कोठी मेरी सहेली इनायत की है, उसे काम वाली बाई की जरूरत है। अगर तुम्हारा काम पसंद आ गया तो वो तुम्हें 3,000 पगार देगी। मैं भी 2,000 पगार देने की कोशिश करूंगी, विश्वास करके एडवांस दे रही हूँ, लेकिन फर्र मत हो जाना। बहुत बहुत शुक्रिया मेम साहब। मिले हुए पैसों से बबीता एक बस्ती की झुग्गी का भाड़ा देकर वहाँ बसेरा बना लेती है। बिटिया, बाहर के ठेले से 10 रुपए की डबल रोटी लिया, एक एक पाई बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा। ठीक है माँ। कनक फटाफट दौड़कर डबल रोटी ले आती है। वो डबल रोटी बबीता कनक को खिला देती है और खुद भरपेट पानी पीकर कहती है, ये भी क्या दोहरी जिंदगी है। ये शहर एक और जहाँ रईसों के लिए स्वर्णिम शहर, वहीं हम जैसे छोटे तबकों के गरीब लोगों के लिए कोयले की खान है। यहाँ जब तक हाथ पांव चलाओ खाना खाने को मिलेगा, वरना भूख की आग में जूझना पड़ेगा। अगले सवेरे बबीता अपनी बेटी शनाया के घर का काम खत्म करती है, जिसके बाद वो बगल में उसे इनायत के घर आती है। इनायत की बोली में बड़ा रूखापन था। कौन हो? कहाँ से आई हो? मेम साहब, वो शनाया मैडम ने भेजा है। अरे जरा ठहरो, ये क्या मैले कुचैले कपड़े पहने मुंह उठा के चली आई हो? अरे मेरे घर में नौकर बनने के लायक नहीं हो तुम। सबसे पहले तुम्हें हमारे साँचे में ढलना पड़ेगा। इनायत बबीता को सारा काम समझाती है। अरे रे, जरा मेरे जेवरों से दूर रहो। बबीता कामकाज करके वहाँ से अपने घर चली आती है। ऐसे ही एक सप्ताह बीत जाता है। एक रात दोनों माँ बेटी आपस में बातें करती हैं। माँ, बेशक ये शहर बड़ा अमीर है, मगर इन बड़े लोगों के दिल उतने ही छोटे हैं। ये किसी की मदद नहीं करते, तभी तो अक्सर ये अस्पतालों में पैसे झोंकते हैं। हाँ बेटी, ये अमीर लोग किसी भी गरीब के सगे नहीं हैं। ये तब तक ही तुम्हें दमड़ी देंगे जब तक तुम्हारी चमड़ी चलेगी। माँ, सोचो कितना अच्छा होता ना कि सारा शहर सचमुच में सोने का होता, तो किसी को भी किसी की गुलामी ना करनी पड़ती। बेटा, सपने को सोचने का क्या फायदा जो पूरा ना हो सके। अच्छा, रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। सोचते सोचते दोनों माँ बेटी नींद के आगोश के पड़ाव को पार करके सोना शहर की स्वप्न नगरी में प्रवेश करती हैं। ये सच है या फिर हमारी आंखों का भ्रम? ये सारा शहर सोने का कैसे हो सकता है? माँ, मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि ये जादुई सोना शहर है। यहाँ के पेड़ पौधों से लेकर सड़कें तक भी सोने से सजी हुई हैं। दोनों माँ बेटी की नजर एकाएक ट्रैफिक पर पड़ती है, जहाँ सैकड़ों सोने की गाड़ी कतार में खड़ी हो जाती है। राजू नाम का एक बच्चा भूख से कुम्हलाते हुए एक गाड़ी का दरवाजा पीटता है। अरे मेम साहब दरवाजा खोलो ना, इस भूखे बच्चे को कुछ खाने को दे दो। अंदर बैठी महिला सोने की साड़ी पहने जोर से दरवाजा बाहर की ओर खोलती है कि बेचारा भूखा राजू छटकते हुए दूर जा गिरता है। उसके हाथ पांव में गहरी चोट आ जाती है, जिसके साथ खून का रिसाव शुरू होता है। तुम भूखे भिखमंगे अमीर लोग देखते नहीं कि चले आते हो गरीबी का जाल बिछाने, ताकि हम उसमें फंसकर तुम्हें पैसे दें। न जाने सरकार तुम जैसे भूखे भिखारियों को इस सोना शहर में आने की इजाजत देता ही क्यों है? उस औरत का चेहरा देखकर वो तंग रह जाती है, क्योंकि दरअसल उस रईस औरत का अक्ष बबीता के समान था। अरे ये तो मैं हूँ।
रईस होकर मैं इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हूँ? नहीं नहीं, ये जरूर मेरी हमशक्ल है। बेचारे बेबस गरीब को खाना देने के बजाय उसका खून बहा दिया इस औरत ने। अरे इस सोना शहर होने का क्या फायदा? इसके बाद वो अमीर औरत अपने सोने की गाड़ी में सवार होकर सोना शहर की सड़क रौंदते हुए अपने घर आती है। गरीब बबीता और उसकी बेटी का साया भी उसके साथ चलकर आता है। हे माय प्रिंसेस, देखो मम्मा आ गई। तभी सोने की फ्रॉक का पहनावा पहने सामने से दौड़ती हुई कनक आती है। ओ मम्मा, आप आ गई। एकाएक घर के भीतर से कांच के टूटने की आवाज आती है। ना जाने इस पर इस काम वाली बाई ने क्या बड़ा नुकसान किया होगा। दोनों अमीर माँ बेटी के साथ गरीब माँ बेटी का अक्ष घर के भीतर चला आता है, जहाँ गरीब काम वाली सीता डरी सहमी खड़ी थी। माफ करना मालकिन, गलती से गिर गया। गलती से गिरा है या जानबूझकर, ये तय करना मेरा काम है। इस गोल्डन पैलेस की मालकिन मैं हूँ। बेशकीमती वास तोड़ दिया। इस महीने पगार में तुझे 1 पैसे तक नहीं मिलेंगे। मालकिन ऐसा गजब ना करना। मेरी पगार से ही मैं मजबूर माँ मेरे बच्चों का पेट पालती हूँ। आपका तो घर सोने से सजा है, एक कांच की कीमत इस कदर मत असूलिए। तू चाहे लाख गिड़गिड़ा या फिर मेरे सामने नाक क्यों न रगड़, पगार तो मैं काट कर रहूंगी। अरे सोने के नशे में इस अमीर औरत की भौएं घमंड से भर गई हैं, जिसका शहर से लेकर घर बार तक सोने से जड़ा हुआ एक कांच की कीमत के लिए बेचारी इस गरीब के हक के पैसे मार रही है। ऐसे सोना शहर से बेहतर तो साधारण शहर का अस्तित्व है। हाँ माँ, इस सोना शहर में सांस लेना भी दूभर हो रहा है। इस स्वर्णिम शहर में अमीरों के नाम पर सनकी लोगों का बसेरा है। ये देखने से बेहतर मेरे साथ आंखें मूंद लो कनक। जिस पल जिन दोनों माँ बेटी सोना शहर से आंखें मूंदती हैं, तो वो खुद को अपने उसी झुग्गी में देखकर दंग होकर एक साथ कहती हैं। शुक्र है वो सोना शहर एक सपना था। माँ, क्या आप भी सपने में सोना शहर गई थी? हाँ बिटिया, सोना शहर के नाम पर वहाँ गरीबों पर सरासर अमीरों का शासन देखा। उससे बेहतर ये जीती जागती दुनिया है। सोना शहर का सपना दोनों गरीब माँ बेटी को बड़ा सबक देती है, जिसके बाद भविष्य में वो दोनों फिर कभी ऐसे सपने नहीं संजोती। अब बबीता अपनी मेहनत के बलबूते पर कुछ सालों बाद बस्ती से एक साधारण घर का सफर तय करके अपनी बेटी के साथ सुकून से रहने लगती है।